इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग समता। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता होता क्या है। तो जब आप सर्वांग समता का संधि विच्छेद करेंगे या इसे तोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सर्व अंग समता। समता का मतलब होता है बराबर होना या फिर समानता, यानी कि सर्व मतलब कि सारे, जैसे सर्वगुण संपन्न होता है ना जिसके अंदर सारे गुण हो, तो सर्व अंग समानता, सारे अंगों की समानता। तो ऐसे दो फिगर्स जिनके सारे अंग यानी कि जिनके सारे पार्ट्स बराबर हों, उनके अंदर इक्वेलिटी हो। तो अगर ऐसे दो फिगर होंगे जिनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो दोनों फिगर हूबहू एक दूसरे की कॉपी हैं। एक फिगर के सारे पार्ट्स दूसरे फिगर के समान होंगे। तो ऐसे दो फिगर्स जो एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉपी हों, उनको हम बोलते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके अंदर कॉन्ग्रुएंस है, वो सर्वांग सम है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो कोई भी दो फिगर सर्वांग सम हो सकती है, कोई भी दो फिगर है। जैसे यहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये दो फिगर हैं, ठीक है। बहुत अजीब सी, आप बोलोगे सर ऐसी तो एग्जाम में नहीं आएंगी। हाँ, नहीं आएंगी। जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनकी तो आपको शक्ल देखकर अंदाजा लग रहा है, ये फिगर एग्जैक्टली इस जैसी थोड़ी है। लेकिन ये जो दो फिगर्स हैं ये इनके साथ कॉन्ग्रुएंट है। ये फिगर और ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है, ये फिगर और ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट है? देखो, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बैठ रही है। तो कोई भी दो फिगर दुनिया की चाहे कितनी भी अजीब दिखती हो, अगर वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बैठ जाती हैं, हूबहू एक दूसरे जैसी हैं, तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब वो सर्वांग सम है। ठीक है। इसी प्रकार से दुनिया के सारे सर्कल्स जिनका रेडियस सेम है, मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 है, तो दुनिया के सारे सर्कल्स जिनका रेडियस 5 है वो सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सारे आपस में बराबर है। दुनिया के सारे स्क्वायर जिनकी साइड बराबर है, अगर इस स्क्वायर की साइड भी x है और इस स्क्वायर की साइड भी x है, तो ये सारे भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये सारे भी आपस में बराबर हो गए। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझ गए ना। लेकिन हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे, तो कोई भी दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? वो तब कॉन्ग्रुएंट होंगी जब उनके सारे पार्ट्स आपस में बराबर होंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली बैठ जाएंगी। तो यहां पर भी लाल और ब्लू जो ट्रायंगल हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, देखो। ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए। अब एग्जाम के अंदर अगर एग्जामिनर ये पूछेगा कि ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, तो आप ये तो कर नहीं सकते कि भी उस फिगर को काट कर एक दूसरे के ऊपर रख के देखोगे। तो हमने किया क्या है, हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। कोई भी दो फिगर एक दूसरे, कोई भी दो ट्रायंगल, खास करके हम त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, ये हमें काट कर एक दूसरे के ऊपर रखकर देखने की जरूरत नहीं। हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, अगर वो रूल ये फॉलो करती मिल गई, दो ट्रायंगल अगर उन रूल्स को फॉलो करती मिल गई तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो वो रूल्स मैं आपको बताता हूं दोस्त, तो करें, मजेदार काम यहां पर करते हैं। तो चलो, 3-4 रूल्स मैं यहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है, एग्जैक्टली 4 रूल्स। तो सबसे पहला नियम है, सबसे पहला रूल है SSS रूल, यानी कि साइड 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 रूल, भुजा 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 नियम। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स एक दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर हैं तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे अगर AB बराबर है DE हो, ठीक है, और AC बराबर है DF हो, और BC बराबर है EF हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होने का साइन है। जैसे आप ये बोलते हो ना कि x = 3, ये = का साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। आप यहां पर ये नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF। आप बोलोगे सर DEF लिखें या EDF लिखें, ट्रायंगल तो एक ही है। लेकिन मामला क्या है, देखो, मैंने ऊपर ये चीज लिखी है, मैंने किया क्या है, जो चीज जिसके इक्वल है ना, मैंने उसी के सामने लिखा है, जो साइड जिसके इक्वल है। जैसे साइड AB साइड DE के इक्वल है, तो AB की जगह पर यहां पर DE आ रहा है। साइड BC EF के इक्वल है, तो BC की जगह पर यहां पर EF आ रहा है। तो उसी ऑर्डर में लिखोगे, यानी कि आप कैसे लिखोगे
कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल है उसी की जगह पर उसे लिखोगे। तो इस हिसाब से तो ए बी जो है वो ईडी के इक्वल होना चाहिए, और ए बी जो है, चलो ईडी के इक्वल तो हो गया, ए बी ईडी के इक्वल तो हो गया। अब आगे देखते हैं, बी सी जो है वो डी एफ के इक्वल होना चाहिए। बी सी ये तो डी एफ के इक्वल नहीं है, बी सी तो मैंने ई एफ के इक्वल बताया था, तो यहां पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो किन्हीं भी दो चीजों को अगर एग्जामिनर बताएगा कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है या आपसे पूछेगा ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या करोगे, जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है उसको उसके सामने लिखोगे। जो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं बराबर एंगल्स को उन्हीं की जगह पर लिखोगे, उसी ऑर्डर में लिखोगे। समझ में आ गई बात? मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन से नियम से? साइड 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 नियम से, ठीक है, एसएसएस रूल से। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रूल है मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, वो है एसएएस रूल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल, भुजा कोण भुजा नियम। यानी कि दो तो साइड बराबर हो दो ट्रायंगल्स की, और उनके बीच वाला एंगल बराबर हो। देखो इस ए को मैंने बीच में फंसा रखा है, ठीक है, मैंने बाहर ने एस एस ए एस एस ऐसे तो नहीं लिख रखा ना। तो हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा ये होना चाहिए कि दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, यानी कि इंक्लूडेड एंगल। मान लो अगर ए बी बराबर है डी ई है, और ए सी बराबर है डी एफ है, और एंगल बी ए सी इन दोनों साइड के बीच वाला बराबर है ई डी एफ, तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। एफ ई डी नहीं लिखोगे, डी ई एफ, ये बात तो समझ गए, बिल्कुल इजी है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो एंगल जो है वो हमेशा इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, बीच वाला एंगल होना चाहिए। अगर मैं यहां पर ये कर दूं, अगर मैं यहां पर ये कर दूं कि ए बी बराबर है ए सी, डी ई बराबर है डी एफ, और एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि भैया एंगल बी बराबर है एंगल ई, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो कोई गारंटी नहीं है इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस के जो रूल्स हैं जिनसे हमें पता चलता है वो मैं आपको सारे बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी हम गारंटी नहीं ले सकते, आप नहीं बोल सकते हो सकता है कॉन्ग्रुएंट हो जाए, क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो भी तो ये बराबर होंगे ही ना। लेकिन अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो कोई गारंटी नहीं है, हम ये पक्का नहीं बोल सकते दो ट्रायंगल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये पक्का कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल साइड्स के बीच में इंक्लूडेड होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, समझ गए। अगला नियम देखो, अगला नियम है एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल एंगल। इसका मतलब क्या है? देखो पिछला नियम था एस ए एस, तो मैंने क्या बोला था कि भैया एंगल हमेशा बीच में होना चाहिए। अगर दो साइड और एक एंगल है तो एंगल हमेशा बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर दो एंगल और एक साइड है तो साइड का बीच में होना जरूरी नहीं है, साइड चाहे कहीं पर भी हो। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो, रटना नहीं पड़ेगा, मैं हूं ना यहाँ पर। इतना विश्वास तो है ही, आपको पता है मुझे। तो देखो, तो मान लो दो एंगल से, दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। दुनिया की जितनी भी ट्रायंगल है सबके तीनों एंगल्स का सम क्या है? 180। तो अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए, ये दो एंगल इन दोनों के इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 है ना, तीनों एंगल्स का सम 180 है। अगर मान लो ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो तीसरे की तो मजबूरी होगी ना 60 डिग्री होना। 180 में से जो बचा है वही ये होगा, ये दो इन दोनों के बराबर है तो यहां पर भी उतना ही बचा होगा, इसकी तो मजबूरी होगी ना बेचारे की 60 डिग्री होना। तो अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो आप ये बोल सकते हो तीनों एंगल इक्वल है, तीसरा भी इक्वल होएगा ही होएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो साइड हमेशा दो एंगल के बीच में होनी चाहिए, साइड हमेशा दो एंगल के बीच में होनी चाहिए, मैं बोलता हूं होनी चाहिए। लेकिन जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया। अब साइड कोई भी साइड इक्वल दे दो, मान लो मैं ये बोल दूं कि भैया
ए सी इज इक्वल टू डी एफ, तो ये भी तो दो एंगल के बीच में पड़ गई, ये भी दो एंगल के बीच में पड़ गई। किसी भी साइड को इक्वल बता दो, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो अगर आपने दो एंगल इक्वल बता दिए मेरे भाई, अगर आपने ये बता दिया कि इस त्रिभुज के दो एंगल इस त्रिभुज के दो एंगल्स के बराबर हैं, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाता है, ठीक है। और अब आप जो भी साइड इक्वल बताओगे, जो भी आप ये बोलोगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दो एंगल्स के बीच में ही पड़ेगी। तो जब दो एंगल्स दूसरे दो एंगल के इक्वल हों तो तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए साइड का बीच में पड़ना जरूरी नहीं है, जहां पर भी होगी वो बीच में ही पड़ेगी। तो समझ गए, अगर दो एंगल हैं तो साइड का बीच में पड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया। तो अगर ऐसे दे रखा हो, अगर आपको ऐसे दे रखा है कि भैया ये दो एंगल इक्वल हैं, ये दो एंगल इन दो एंगल के इक्वल हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर इसकी बजाय आपको ये दे रखा हो कि भैया ये वाली साइड इक्वल है, तो आप बोल सकते हो एंगल साइड एंगल कुछ भी बोल दो। अगर आपको ये दे रखा है कि नहीं ये वाला इसके इक्वल है, तो आप बोल सकते हो एंगल साइड एंगल। वैसे जनरली जो बुक्स के अंदर गिवन होता है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं, वो ये बोलते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भी होगा तो भी कॉन्ग्रुएंट होएगी, नाम भले ही आप एंगल साइड एंगल दे दो इनको भी, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े भैया। तीसरा जो नियम है, तीसरा जो रूल है वो ये है RHS रूल, ठीक है। आर का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर राइट एंगल हो, राइट यानी कि ठीक, गलत एंगल ना हो, राइट यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो, यानी कि समकोण हो। और दोनों जो त्रिभुज हैं उनके अंदर जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का क्या मतलब है? हाइपोटेन्यूज का मतलब है कर्ण और अर्जुन, अर्जुन नहीं सिर्फ कर्ण, ठीक है। तो जो हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल्स का वो इक्वल हो। और एक और कंडीशन है कि कोई भी एक साइड इक्वल हो, यानी कि दोनों के अंदर राइट एंगल हो, ठीक है, दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ बराबर हो, और कोई भी एक साइड की लेंथ बराबर हो, या तो ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर हो जाए, चलेगा। RHS की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, चलेगा। अगर ऐसा हमें मिल जाता है किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अंदर, दो त्रिभुज के अंदर, तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये सर्वांगसम है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी दो त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम होने का मतलब क्या है? सर्वांगसम होने का मतलब है कि सारे अंग बराबर होना, सारे पार्ट्स बराबर होना। इसका मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंट होते ही ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इस, अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, तो एंगल A बराबर है एंगल D, एंगल B बराबर है एंगल E, एंगल C बराबर है एंगल F। आप बोलोगे सर ये तो पता ही है, हाँ मुझे ही पता है, रिवाइज कर लेते हैं। और AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF, BC इज इक्वल टू EF। और इस ट्रायंगल की अगर A से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड यानी कि लंब, तो वो इस ट्रायंगल के D से ड्रॉ किए गए एल्टीट्यूड के बराबर होगा। अगर A से यहां पर ड्रॉ किया है तो A के सामने यहां पर क्या है? D, तो यहां पर D से ड्रॉप किया हुआ, जो D से ड्रॉ किया है, यानी कि ये ट्रायंगल एग्जैक्टली इस ट्रायंगल जैसी है। तो इस ट्रायंगल का आप कुछ भी करोगे, कुछ भी, अगर इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाओगे और उस सर्कल का रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर हुआ, तो इस ट्रायंगल के अंदर भी अगर एक सर्कल बनाया, बिकॉज ये एग्जैक्टली एक दूसरे की फोटोकॉपी है ना दोस्त। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप ये मान लो एक दूसरे की फोटोकॉपी, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो हाँ, अगर इस ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बनाया, इस ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बनाया, तो उन दोनों का एरिया बराबर
उन दोनों का रेडियस बराबर, उन दोनों का सरकमफ्रेंस बराबर है। अगर इस ट्रायंगल की बी से हमने एक मीडियन, एक माध्यिका बनाई और इस ट्रायंगल के ई से हमने एक माध्यिका बनाई, क्यों? क्योंकि बी और ई कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये मीडियन बराबर होगी। अगर इस ट्रायंगल के इस पॉइंट से लेकर हमने सामने वाली साइड को 3:1 रेशियो में बांट दिया, इस ट्रायंगल के इस पॉइंट से लेकर हमने सामने वाली साइड को 3:1 रेशियो में बांट दिया, तो ये जो ए एफ है ये डी जेड के बराबर हो जाएगी, ए एफ और डी जेड। तो समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम होती हैं तो उनका सब कुछ बराबर हो जाता है, सब कुछ। ठीक है, तो भाई आपके जीवन में आपने कई बार सुना होगा कि कुछ प्रूव करके दिखाओ, कुछ प्रूव करके दिखाओ। आपके दोस्तों ने कहा हो, टीचर्स ने कहा हो, आपके पेरेंट्स ने कहा हो, या खुद आपने अपने आप से कहा हो। तो आज हम कुछ प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स प्रूव समथिंग। आज हम प्रूव करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनके अंदर कॉन्ग्रुएंस की जो समझ है वो यूज होएगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए छांट कर आगे हम करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में काम आती हैं, उनको प्रूव करते हैं, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये प्रूव करके दिखाओ। साफ साफ दिख रहा है ना? हाँ, जिंदगी में कुछ चीज़ें प्रूव करनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, एनी पॉइंट। अब मैं इनका प्रूफ दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके खुद बहुत सारी कोशिश की होगी, और कोशिश करना जैसे भी ये प्रूव होंगे वो सारी नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है ना, कुछ चीज़ों को प्रूव करते हैं। चलो, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट, मान लो ये कोई एंगल है और ये इसके ऊपर एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, यानी कि इस एंगल को बराबर दो हिस्सों में बांटता है। तो इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो एंगल की आर्म्स यानी कि एंगल की भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। और एक पॉइंट का एक लाइन से जब आप डिस्टेंस लेते हो तो कैसे लेते हो? ऐसे ही लेते होगे ना कि 90 डिग्री पर, ऐसे ही लेते हैं। अगर ऐसे तिरछा करके लोगे तो कोई तो बोलेगा 5 सेंटीमीटर दूर है लाइन, कोई बोलेगा 7 सेंटीमीटर दूर है, और कोई बेचारा बोलेगा 17 सेंटीमीटर दूर है। तो जब एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से हम डिस्टेंस देखते हैं तो वो हम देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, नहीं तो कोई तो बोलेगा इतनी दूर है पहुंच भी नहीं सकते, मैंने तो ओला करके देख लिया, ओला उबर करके देख ली। ठीक है, तो हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपने प्रूव क्या करना है? आपने ये प्रूव करना है दोस्त कि ओ डी इज इक्वल टू ओ ई, कि इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट एंगल की दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर प्रूव नहीं किया है तो अभी प्रूव कर दो, आपके पास मौका है जिंदगी में कुछ प्रूव करने का। मैं स्टार्ट करता हूं। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम प्रूव कर दूंगा, तो ये और ये अपने आप इक्वल प्रूव हो जाएंगे। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, दोनों के अंदर एक एंगल इक्वल हो गया। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों? बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। और जो साइड बी ओ है ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर भी है, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर भी है। तो एंगल एंगल साइड, मैंने बताया था दो एंगल हो जाएं तो साइड बीच में पड़े या ना पड़े, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है तो साइड बीच में पड़ेगी। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अब इनके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि ये साइड इसके बराबर होगी। ओ डी इज इक्वल टू ओ ई, हेंस प्रूव्ड। अगर ये अब की बार आप प्रूव नहीं कर पाए तो अगली चीज प्रूव करना, ये प्रूव करो भाई, प्रूव दिस। एनी पॉइंट ऑन, यहां पर ऑन आएगा, एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होती है? जो एक्सटेंड नहीं की जा सकती, रेखा का खंड होती है, एक लाइन का पार्ट होती है, एक लाइन का सेगमेंट होती है।
अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है और इसको बाइसेक्ट भी करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजित भी इसको करती है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, वो इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स से बराबर डिस्टेंस पर है, ये हमने प्रूव करना है। यानी कि OA इज इक्वल टू OB, ये हमने प्रूव करना है। तो बताओ भाई, करो। यानी कि इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, फिर ये तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। बताओ, देखो जरा दोनों ट्रायंगल्स को, ODA और ODB, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड इक्वल है, AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD। आप बोलोगे बिल्कुल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है। और ये साइड दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी ये साइड है, इस ट्रायंगल में भी ये साइड है, तो इसकी लेंथ तो बराबर ही होगी, तीसरी साइड की लेंथ भी बराबर है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसलिए इनके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। तो देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB, हेंस प्रूव्ड। अगली चीज प्रूव करो। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए chord फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द chord। अगर अपने पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, और इसके अंदर एक कोर्ड है, कोर्ड होती है वृत्त के अंदर कोई भी लाइन, सर्कल में आराम से करेंगे ये सारी चीजें आके, ठीक है। यह है कोर्ड यानी कि जीवा। अगर इस सर्कल के सेंटर से, केंद्र से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यानी कि 90 डिग्री बनाती हुई लाइन ड्रॉप करूं, तो ये इस कोर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये प्रूव करना है। दो ट्रायंगल्स मैंने बना दी हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तिरछी लाइनें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम सीधी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने प्रूव करना है कि ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD, तो उसे प्रूव हो जाएगा AD इज इक्वल टू BD। प्रूव करो, कोशिश करो। ठीक है, जिंदगी में डरा करो थोड़ा, डर के आगे जीता है। ठीक है, देखो दो ट्रायंगल्स हो गई, तो भैया ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सर्कल के बारे में आपको एक बात पता है कि सर्कल का रेडियस बराबर होता है, कहीं पर भी ड्रॉप कर लो उसे ही रेडियस बोलते हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक राइट एंगल है, आप बोलोगे जी हाँ राइट एंगल तो है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, इसके अंदर ये रहा, इसके अंदर ये रहा। दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल बराबर है। OAB रेडियस है, OBB रेडियस है सर्कल का, तो रेडियस तो बराबर होते हैं सारे, तो दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है। तो क्या एक ऐसी साइड है जो बराबर है, आप बोलोगे जी हाँ एक साइड तो है जो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। OD इस ट्रायंगल में भी है, OD इस ट्रायंगल में भी है, तो RHS के द्वारा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं यहाँ पर, और इसीलिए इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी बराबर है, ठीक है। यानी कि AD इज इक्वल टू BD। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, आगे ये जो चीजें हैं ना ये आएंगी, मैंने आपको पहले ही प्रूव करवा दी हैं, आगे सारी चीजें आएंगी जो मैं आपको प्रूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तब मैं आपको ये बोलूंगा मैंने प्रूव करके दिखाया था, तब आपने फिर से याद करना है, तब मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। आपका भी दिमाग दौड़ाना चाहिए ना, वैसे तो आपको यहीं पर प्रूव कर लेना चाहिए, टाइम लगा कर, और कर भी रहे होगे आप, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखो कि अगर सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर मैं परपेंडिकुलर लाइन मारता हूं तो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो अब आपने प्रूव क्या करना है अभी, और जिसका मैं सॉल्यूशन भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि सर्कल के सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांटती है, सर्कल के सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांटती है, तो आपने प्रूव करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो बराबर हिस्सों में बांटेगी, अगर बराबर हिस्सों में बांटती है तो परपेंडिकुलर होगी। तो आगे से आपने क्या ध्यान रखना है, सर्कल से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। ये आप खुद प्रूव करोगे। नेक्स्ट चीज प्रूव करने के लिए उम्मीद करता हूं कि पिछली चीज आपने प्रूव की होगी। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, ये फॉर्म नहीं आएगा फ्रॉम आएगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ।
अगर किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से टेंजेंट स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो बराबर होती है लेंथ में। देख लेते हैं बराबर होती हैं कि नहीं। ये अपने पास एक सर्कल है, ये बाहर एक पॉइंट है, यहां से ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां से ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसी रेखाएं हैं जो इसको स्पर्श होकर जाती हैं। ठीक है, इसको टच करके जाती हैं, टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट P से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो आपने प्रूव करना है कि टेंजेंट बराबर है PA इक्वल टू PB। बस मैं आपको एक छोटी सी समझ दे दूं यहाँ पर कि जो टेंजेंट होता है वो जिस पॉइंट पर टच करता है, अगर आप सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे जहां पर भी टच करता है, तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अब प्रूव कर दो। अब प्रूव कर दो जल्दी से कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। ये चीज आपने प्रूव करनी है। तो भैया दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर राइट एंगल है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल है, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। दोनों ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो तो कॉमन है, यानी कि उसकी लेंथ तो बराबर होगी। तो दोनों ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ बराबर है। और दोनों ट्रायंगल की एक साइड है OA जो कि सेम सर्कल का रेडियस है, सेम सर्कल की त्रिज्या है, तो सारी रेडियस तो बराबर होती हैं। तो एक साइड भी ऐसी है जो दोनों ट्रायंगल के अंदर बराबर है। तो इसका मतलब RHS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इनके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएंगे, यानी कि PA इज इक्वल टू PB। किसी एक बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई बराबर होती है एक सर्कल पर अगर आप खींचो तो। नेक्स्ट चीज, इक्वल कोर्ड्स इन ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर किसी सर्कल के अंदर दो बराबर जीवाएं हैं तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। पता नहीं यार होंगी कि नहीं, देख लेते हैं। ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, मैंने दो जीवाएं मान ली और मान लो ये बराबर लंबाई की हैं। ठीक है, तो AB और CD जो हैं ये बराबर लंबाई की हैं दोनों, तो ये सेंटर से बराबर दूरी पर हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है। ये आपने प्रूव करना है कि OP इज इक्वल टू OQ। प्रूव करो, ट्रायंगल्स बनाओ। बना ली मैंने, तो प्रूव करो ट्रायंगल OQA इज कॉन्ग्रुएंट टू OPC। तो थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या करेगी, सामने वाली जीवा को, उस कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो इसको दो बराबर हिस्सों में इसने बांट दिया। ठीक है, क्लियर है। इसने, इस लाइन ने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। और ये कोड दोनों की लंबाई बराबर है। AQ और QB ये दोनों बराबर हैं और पूरी AB इसके बराबर है। देखो AB और CD दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का जो आधा है वो भी तो बराबर होएगा ना भैया। AQ और PC ये दोनों ही बराबर हो गए। एक लाइन 10 सेंटीमीटर, दूसरी लाइन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का आधा 5, 10 सेंटीमीटर का आधा 5, पूरी लाइनें बराबर हैं तो उनका आधा ही बराबर होगा। अब आगे, तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक बार मैं देख लूं कैसे प्रूव होगा। हाँ पता लग गया। देखो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक राइट एंगल है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल है। दोनों ट्रायंगल्स का जो हाइपोटेन्यूज है वो एक ही सर्कल का, सेम सर्कल का रेडियस है, तो आप बोलोगे दोनों का हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और दोनों की एक साइड है जो इक्वल है दोस्त, तो दोनों की एक साइड भी इक्वल है। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो इनका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट OQ इज इक्वल टू OP। जो बराबर लंबाई की कोड है, जो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं, वो एक जो सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है, अब भैया काफी चीजें प्रूव कर ली, अब कुछ क्वेश्चंस करने का वक्त आ गया है। ठीक है, टू लाइन सेगमेंट्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट X। PQ एंड RS, यही बोला ना, RS इंटरसेक्ट एट X इन सच ए वे दैट XP इज इक्वल टू XR, कि XP इज इक्वल टू XR। ठीक है भाई, एंगल PSX
PSX इज इक्वल टू RQX इज इक्वल टू RQX, ठीक है। देन वन मस्ट हैव, तो नीचे में से कौन सा ट्रू होना जरूरी है अगर ये चीजें ट्रू है तो देखो भाई ध्यान से देखो, प्रूव करने कुछ देखो, यहां पर दिमाग लगाओ क्या होएगा। देखो मेनली हम यहां पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आपके दिमाग को चलाना है, आपके दिमाग को कुछ कंसेप्ट्स सिखाने हैं। तो वो कैसे होगा, अगर मैं चीजें बताता रहूंगा तो वो वैसे नहीं होगा, वो तब होगा जब आप चीजें सोचेंगे, आप ट्राई करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ना निकले तो दुख मत मानना, कोई बुरी बात नहीं है। एक आधा क्वेश्चन ना निकले हैं, सारे ना निकले तो दुख मानना देखो जरूरी है और दुख मान के कुछ पढ़ना जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब मानना जब आप ट्राई ही ना करो। ट्राई करो, क्वेश्चन नहीं निकला, कोई बुरी बात नहीं है, ट्राई करो, तब आपका दिमाग चलेगा। आपका दिमाग क्वेश्चन सोल्व करने से नहीं चलेगा, ट्राई करने से चलेगा। चाहे भले ही एंड में आंसर आया हो या ना आया हो, कोशिश करनी जरूरी है, ठीक है। पेट भर के कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लोगे कोशिश करने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गई PXS और QXR, जिनके अंदर ये दो एंगल इक्वल हैं। देखो दो डंडी एक डंडी, दो डंडी एक डंडी है और एक साइड इक्वल है। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो देख लेते हैं उसने ऑप्शन में क्या दिया है कि PR इज इक्वल टू QS। PR और QS तो किसी भी ट्रायंगल की लाइन नहीं है ना भैया, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, इनकी लाइन तो ये है नहीं, तो इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इक्वल हो भी ना भी हम कुछ नहीं कह सकते। PS इज इक्वल टू RQ, PS इज इक्वल टू RQ, इसके बारे में हम गारंटी ले सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। दो डंडी के सामने वाली साइड है, दो डंडी वाले एंगल के सामने वाली साइड है, कोरस्पॉन्डिंग साइड से सामने वाली होनी जरूरी है ना। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि PS इज इक्वल टू XQ, भैया कोरस्पॉन्डिंग साइड थोड़ी है, कोरस्पॉन्डिंग होनी जरूरी है, सेम एंगल के सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो PS इज इक्वल टू RQ बिल्कुल सही, दैट इज ऑप्शन बी। इन दी फिगर गिवन बिलो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AM इज इक्वल टू BM। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB दिख रहा है ना, ये पतली सी फिगर है, थोड़ी बढ़िया दिख रही है, CBA। एंड एंगल AMC इज इक्वल टू BMD, एंगल AMC इज इक्वल टू BMD, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है CDS में, देन द ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCM बाई। तो ट्रायंगल ADM और BCM दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, किस रूल से, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं तो बता ही दूंगा, दिमाग लगाओ, पुट सम दिमाग। ये एंगल मैंने मान लिया दोस्त A, ये एंगल मैंने मान लिया A, ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये एंगल मैंने मान लिया B, तो ये एंगल भी B हो जाएगा, और ये एंगल मैंने मान लिया X, ठीक है। तो ट्रायंगल ADM को देखो एक बार, ट्रायंगल ADM में कौन कौन से एंगल हैं, ADM, एक एंगल A है, फिर एंगल A, दोनों ट्रायंगल को ही देख लो, ADM को क्यों देखो, ट्रायंगल ADM और BCM दोनों के अंदर एक एंगल इक्वल है, एंगल A, ठीक है। दोनों की एक एक साइड बराबर है, जी हाँ साइड बराबर है। और जो तीसरा एंगल है ADM का वो क्या है, B प्लस एक्स, और इसका जो तीसरा एंगल है वो क्या है, B प्लस एक्स। इसमें B प्लस एक्स है BCM में, और इसमें B प्लस एक्स है, तो यानी कि दोनों बराबर होंगे। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गई, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी। करो भी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां पर। ABCD इज ए स्क्वायर, ये तो पता होगा ना कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री पर काटते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं मतलब। ABCD इज ए स्क्वायर
ए इज जॉइंड टू ए पॉइंट पी ऑन बी सी, बी सी पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर ए ज्वाइन हुआ है, एंड डी इज ज्वाइंड टू ए पॉइंट क्यू ऑन ए बी पर एक पॉइंट है क्यू, वहाँ पर डी ज्वाइन हुआ है, और ए पी इज इक्वल टू डी क्यू। तो ये जो ए पी है दिस इज इक्वल टू डी क्यू। ए पी इज इक्वल टू डी क्यू। हमने क्या बताना है, देन एंगल डी आर पी इज इक्वल टू वट, आर कहाँ से आ गया, ए पी इंटरसेक्ट डी क्यू एट आर, ए पी इंटरसेक्ट डी क्यू एट आर। ठीक है, तो दिमाग लगाओ भाई थोड़ा। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए पी बी, जिसकी एक साइड एक दूसरी ट्रायंगल डी क्यू ए की एक साइड के इक्वल दे दी। यहां पर दिमाग लगाओ, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट की जा सकती है। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या है वो देखो एक बार। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर 90 डिग्री का एंगल है, जी हाँ। और एक और चीज आपको मिलेगी दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ये जो ट्रायंगल है ये भी स्क्वायर की साइड पर बनाई गई है, और ये जो ट्रायंगल है ये भी स्क्वायर की साइड पर बनाई गई है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गई, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ए बी पी और डी ए क्यू की। दोनों के अंदर राइट एंगल है, आप बोलोगे जी हाँ है दोनों के अंदर राइट एंगल। दोनों का हाइपोटेन्यूज समान लेंथ का है, बराबर लेंथ का है, आप बोलोगे जी हाँ। इसके सामने जो हाइपोटेन्यूज है एग्जामिनर ने खुद बताया है कि डी क्यू इज इक्वल टू इसके सामने जो हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और दोनों की एक साइड भी इक्वल लेंथ की है, बिकॉज ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये भी स्क्वायर की साइड है, ये भी स्क्वायर की साइड है। ठीक है, तो आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन सी दो ट्रायंगल, देखो आपने जब भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखना है कैसे लिखना है, कोरस्पॉन्डिंग चीजें लिखनी है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये दो डंडी लगी है यहां पर, दो डंडी से ऊपर जो खाली एंगल है मैं वहां से आ रहा हूं। खाली एंगल, दो डंडी 90 और वो, तो खाली एंगल डी मैं ऐसे ही लिखता हूं, डी खाली दो डंडी वाली साइड से मैं आ रहा हूं 90 और ये खाली, डी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब दूसरी में मैं खाली एंगल से आऊंगा, जो पतले वाला खाली एंगल है जो दो डंडी वाली लाइन के ऊपर है, दो डंडी वाली लाइन इसके ऊपर जो खाली है ए बी पी। मैं आपको ऐसे मैथमेटिकली भी बता सकता हूँ ऐसे करो, लेकिन मतलब आपको ऐसे ही देखना आना चाहिए। दिस इज हाउ वी सी थिंग्स, रियल लाइफ में अपना दिमाग ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो डी ए क्यू और ए बी पी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल ये वाला जो एंगल है ना दोस्त, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होएगा। आपको खुद दिख रहा होगा, ये पतली चोंच है, ये पतली चोंच है, तो ये पतली चोंच, ये पतली चोंच, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, मैथमेटिकली तो बी ए पी इज इक्वल टू ए डी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, बी ए पी। अदरवाइज इतना भी थोड़ा मोटा सेंस होना चाहिए कि यहाँ पर ये पतली चोंच है, यहाँ पर ये पतली चोंच है, ये दोनों बराबर होंगे। तो देखो अगर मैं इस एंगल को ए मान लूँ तो ये वाला एंगल भी ए होएगा, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ए होएगा। ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल 90 है, अगर ये ए है तो ये क्या होएगा, ये 90 माइनस ए होएगा, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 90 माइनस ए होगा, बिकॉज पूरा एंगल 90 है। अब हमें ये वाला एंगल बताना है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है। इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होएगा ए और 90 माइनस ए, यानी कि 90। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े, करो भाई। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, CGL 2019 में टीयर 2 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, और इजी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप जरूर कर लोगे इसको। लेट डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भाई, तो डी और ई दो पॉइंट हैं बी सी के ऊपर, तो ये मैंने मान लिया डी और ये मैंने मान लिया ई, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी जो है वो ए ई के बराबर है। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 3x+1, ए बी की लंबाई 3x+1 है, एंड बी डी इज इक्वल टू 9, नो बी डी पी गया ये,
एंड ए सी इज इक्वल टू 34, 34 डिग्री पर इसने ए सी चला रखा है, एंड ई सी इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जरा ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, सारी चीजें मैंने लिख दी। कहां से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? उसने दो लाइनें बराबर बता रखी हैं, अगर दो लाइनें बराबर हैं तो वहां से क्या ये दो लाइनें किसी ट्रायंगल की लाइनें हैं? आप बोलोगे जी हाँ हैं। इक्वल साइड्स हैं इस ट्रायंगल की, इक्वल साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो इनके सामने अगर यहां पर थीटा होगा तो यहां पर भी थीटा होगा। ठीक है, डन। और मेरे को एक बात बताओ, उसने हमें ट्रायंगल BAD के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये साइड है, ये एंगल है। EAC के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, साइड है, एंगल है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा डैश, यानी कि 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा को मैं थीटा डैश लिख रहा हूँ, लंबा ना लिखना पड़े ना 180 माइनस थीटा, इतना टाइम नहीं अपने पास। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा डैश। अगर थीटा थीटा ये दोनों बराबर है तो थीटा डैश बराबर होएगा। तो ये ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुई कि नहीं हुई? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, इनकी कोरस्पॉन्डिंग भुजाएं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी। तो 3x प्लस 1 ये थीटा डैश के सामने है, ये 34 थीटा डैश के सामने है। तो 3x प्लस 1 34 है, तो x की वैल्यू सीधी सीधी आ रही है 11, 11 3 33 और 1 34। इक्वेट करोगे तो 11 वैल्यू आ जाएगी। और y प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू सीधी सीधी पता चल रही है 8, 8 प्लस 1 इज 9। उसने पूछा क्या है? x प्लस वाई, तो 11 प्लस 8 19। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप चीज़ को देख पाए। कितना ही टाइम लगेगा करने में, एक्चुअल क्वेश्चन है टीयर 2 2019 का। टाइम लगेगा तो लगेगा सोचने में। ठीक है, बताओ भाई। D is a point on the side BC of a triangle ABC. ट्रायंगल ABC, तो D एक पॉइंट है सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है वो BC को परपेंडिकुलर है। E इज ए पॉइंट ऑन AD फॉर विच AE इज टू ED इज 5:1। AD के ऊपर एक बिंदु है E, ताकि AE और ED का अनुपात 5:1 है, यानी कि ये अगर 5A है तो ये सिर्फ A है। ठीक है, इफ एंगल BAD इज 30, अगर एंगल BAD एंगल बेड 30 डिग्री है तो एंगल ABD ये 60 डिग्री होएगा टोटल, है ना। और उसने क्या बताया है? एंड tan ACB, अब आगे एग्जामिनर ने कुछ बताया है tan ACB, तो बिकॉज मैं आगे ट्रिगोनोमेट्री आपको करवाऊंगा तो मैं पहले ही कुछ चीज़ें बता दूं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जो यहाँ पर यूज होंगी। अगर ये थीटा है, मान लो ये एक एंगल है, इसके सामने ये 90 डिग्री का है, तो किसी भी एंगल के सामने वाले भुजा को उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस साइड के ऊपर वो एंगल बैठा है वो उस एंगल का बेस है, उसका आधार है। जिस साइड के ऊपर वो बैठा है उसे हम बेस बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो tan थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल बेसिक सी बात आपको पता होगी, बट मैंने बता दी बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री आ गया है ना। ठीक है, तो चलो, तो एग्जामिनर ने बोला tan ACB, तो ACB, तो यहां पर इस एंगल की बात हो रही है भैया, ACB यानी कि इस एंगल की। ये एंगल किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आता है? जल्दी बताओ मुझे। राइट एंगल ट्रायंगल है ADC, इसके अंदर आता है। तो ACB, बेशक आप बोलोगे सर वो B तक ले गया, अरे भैया B तक ले जाए या D तक ले जाए, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं एंगल तो वही है ना। ठीक है, इस एंगल की बात है मेनली। तो tan थीटा, अगर ये थीटा है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 5A प्लस A 6A अपॉन बेस क्या है? DC। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द बेस, इज इक्वल टू 6 इंटू tan DBE। तो DBE ये वाला एंगल है अब की बार DBE, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? A और बेस क्या है? BD। ठीक है, तो 6A से 6A गया तो यहां पर आ गया DC इज इक्वल टू BD। DC BD पीता है, सीधा हमें साफ पता चल रहा है। ठीक है, DC इज इक्वल टू BD, DC इज इक्वल टू BD। तो भैया इसको देखकर हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ये 60 है तो ये 60 है। ये चीज़ मैं आपको आगे करवाऊंगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। ये 60 है तो ये 60 है। क्यों? बिकॉज अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर भी है और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी कर रही है तो यानी कि
आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है। यहां पर मैंने आपको ये नॉलेज अभी दी नहीं है, तो ये आप कैसे करोगे, देखो यहां पर दो ट्रायंगल हैं एडीबी और एडीसी। दोनों ट्रायंगल की एक साइड है जो बराबर है साइड, दोनों ट्रायंगल का एक एंगल है जो बराबर है, और तीसरी साइड दोनों में कॉमन है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो यहां पर ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री है। ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने एंगल ACB के बारे में पूछा है, तो दैट इज 90। तो भैया ये थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा ही टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार करोगे तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है आपसे ना निकले, और जब मैं समझाऊं तो भी आपको थोड़ा सा लेंदी लगे। तो इसको 3-4 बार करोगे तब जाकर आपको ये नॉर्मल लगेगा। ठीक है, एक आधे टिपिकल क्वेश्चन भी होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को अगर टफ लगे तो उसको लगता है बाकी सबको तो आ गया, मुझे ही टफ लगता है, मुझे ही टफ लग रहा है, तो वो खुद के ऊपर डाउट कर लेता है। अरे क्वेश्चन हर एक तरह के होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, आसान भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे जो सबको टफ लगेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबको आसान लगेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबको नॉर्मल लगेंगे। ठीक है, खुद के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत नहीं कर रहे हो तो करो शक, आप शक करने के लायक ही हो। ठीक है, देखो इन ए ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल सी। एंगल बी एंगल सी का डबल है, 2 गुना है। एडी और बीई बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। एंगल बीएसी, कोण बीएसी का समद्विभाजक है एडी, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो मैंने इसको मान लिया एंगल ए, इसको मैंने मान लिया एंगल ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और कोण एबीसी का, अच्छा बीई इसका बाइसेक्टर है, बीई। तो भैया इस एंगल को मैंने मान लिया बी और इस एंगल को मैंने मान लिया बी। इस ये लाइन की बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, बराबर हिस्सों में बांटता है। आगे बढ़ते हैं। एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये जो ए बी है दिस इज इक्वल टू सी डी, पूरी लाइन नहीं, सिर्फ सी डी, ए बी सी डी। यहां पर मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा, और उसने एक और चीज बताई थी ना कि एंगल बी जो है एंगल सी का डबल है। एंगल बी अगर 2B है तो एंगल सी क्या होगा, एंगल सी बी होगा। मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है। ठीक है, सारी। मैं आपको एक हिंट देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसी 2 भुजाएं बराबर बता देता है, ऐसी 2, तो तब हम कौन सी चीज यूज करते हैं कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समान भुजाओं के विपरीत एंगल भी समान होते हैं। लेकिन अब की बार जो उसने आपको साइड्स इक्वल बताई है वो थोड़ी दूर दूर हैं, वो एक ट्रायंगल की साइड तो बनी नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनेगी, यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनेगी, और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। जस्ट मैंने हिंट दी है, अब आप आगे सॉल्व करो, एक बार दिमाग लगाओ। जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, मैं एक एक करके हिंट दूंगा, मैं चाह रहा हूं कि आपका दिमाग लगता रहे। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो भैया जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर ट्रायंगल ईबीसी के अंदर देखो, ट्रायंगल ईबीसी में देखकर आपको कुछ मिल रहा है। ट्रायंगल ईबीसी, ये एंगल बीबी, ये एंगल बीबी। अच्छा, एंगल बराबर हैं तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, बराबर कोणों के सामने की साइडें बराबर होंगी, तो यानी कि ये और ये बराबर है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई। अब उस ट्रायंगल को देखो जिसके अंदर ये इक्वल साइड है, जो एग्जामिनर ने बताई थी वो वाली, डीसी और ए बी, ये उसने इक्वल बताई थी। देखो जरा, यहां पर एक ट्रायंगल बन रही है ए बी ई, ध्यान से सुन लीजिएगा, ए बी ई, जिसमें एक साइड है 2 डंडे, फिर है एंगल बी, फिर है 3 डंडे। यहां पर एक ट्रायंगल बन रही है 2 डंडे बी 3 डंडे, 2 डंडे बी 3 डंडे, 2 डंडे बी 3 डंडे। ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यहां पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो 2 डंडे बी 3 डंडे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी ई। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो वो मैं लिख लेता हूं। देखो एंगल बी 2 डंडे और सामने है 2A, एंगल बी 2 डंडे, तो यहां पर ये जो एंगल होगा ये होगा 2A।
कोरस्पॉन्डिंग एंगल में इक्वल करने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ। 3 डंडे जहां पर उसके सामने 2a है, 3 डंडे जहां पर उसके सामने 2a है, ठीक है। अदरवाइज हमें लिखना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। इतना काम हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, और भाई साहब एंगल बी के सामने वाली जो साइड है, एंगल बी के सामने वाली जो साइड है वो बराबर होंगी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, तो ए ई इज इक्वल टू ई डी। अब एक स्टेप और देखो आप, ये दोनों साइडें बराबर हो गई। अगर किसी ट्रायंगल में ऐसे 2 साइडें बराबर हो जाए तो आप क्या बोल सकते हो, आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर इस साइड के सामने एंगल ए है तो इस साइड के सामने एंगल ए। अब एक स्टेप दूर हो आप आंसर से। ये जो एंगल है ना, ये इन दोनों के लिए एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू क्या आई है 3a, और इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 2b भी लिख सकते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होगा, तो a + 2b वैसे देखकर सीधा सीधा पता चल रहा है, a + 2b इज इक्वल टू 3a। एक a से एक a कट गया, यहां पर 2 बच गए, 2b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू a। देखकर सीधा सीधा क्या पता लग रहा था कि a + 2b इज इक्वल टू a + 2a। a में 2b जोड़ो या a में 2a जोड़ो, बराबर बात है। इसका मतलब b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b। अब आप क्या करोगे, जहां पर भी b लिखा है या तो वहां पर a कर दो, या जहां पर a लिखा है वहां पर b कर दो। जहां पर a लिखा है वहां पर b कर देते हैं, आसान काम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 जगह करना है। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की मैं बात कर रहा था। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल का। तो 2b + 2b 4b + 1 5b, 5b इज इक्वल टू 180। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, 36 डिग्री। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है एंगल ABC, यानी कि 2b की वैल्यू। तो 2b की वैल्यू आ जाएगी 36 × 2 72 डिग्री, ऑप्शन ए, ठीक है। 3-4 बार जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, ठीक है। और रेयर होता है, एक आधा ही ऐसा क्वेश्चन आता है। अब कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सारे ऐसे ऐसे नहीं आएंगे। अगर सारे ऐसे ऐसे आ भी गए तो देन बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है।